और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले लगभग 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं अपने उस चहीते समाजी कार्यकर्ता को देखने के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए कि क्या दिल की बात करने के लिए वो इस दिलवालों के शहर दिल्ली में आए हैं। जी, मैं जानता हूँ आप लोगों के लगातार फ़ोन, स्टेटस, कॉल्स बराबर मुझे पहुँच रहे हैं और लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर विनय दुबे कहाँ रह गए कि आपने कहा था कि आपसे मुलाकात 8 बजे कराई जाएगी। लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह जिस तरीके के हालात हैं राजधानी दिल्ली के। एयरपोर्ट से लेकर के पुरानी दिल्ली तक आने में विनय दुबे को खासा वक्त लग गया और लगभग 1.5 घंटे का वक्फा गुजर गया। आप तमाम लोगों का हिंदुस्तान लाइव पर मैं फरहान याहिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं। हर दिल अजीज़ वो शख्सियत की जो कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। विनय दुबे जिन्होंने कि पिछले 1 से 1.5 साल में ऐसे मुद्दे उठाए, ऐसे मामलात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखे कि जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया विनय दुबे से वाकिफ़ हो गई। न धर्म, न जात, किसी तरीके का रंग भेद, न कोई ये देखना कि व्यक्ति किस तरह का है, यानी कि अमीर गरीब कोई ऊंच नीच नहीं रखी। ये खासियत है विनय दुबे की। और आज हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों के पास मौजूद हुए हैं। आज अपने उस बात को रखने आए हैं, उन मुद्दों को रखने आए हैं कि ताकि इस दिलवालों की दिल्ली में बता सकें कि आखिर मुंबई में बैठ कर के वो विनय दुबे जो अपने वीडियो का जो साइन इन देते हैं सबसे पहले यही कहते हैं, कैसे हैं दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। सुनना चाहते हैं? ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता विनय दुबे को। विनय, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और आप यहाँ पहुँचे, लोग बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं पिछले लगभग 1.5 घंटे से। मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से, आप लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करा दिया। कुछ ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें होने के कारण आज थोड़ी देर से पहुँचा हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बहरहाल ये तो खैर हो गया। विनय, इससे पहले कि मैं आगे मुद्दों की बात करूं और पूछूं, सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आखिर मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई जात, कोई धर्म कुछ नहीं देख करके बस एक इंसानियत के लिए आगे खड़े होते हो। आगे क्या इरादा है, क्या मोटिव है, क्या एम है आपका? देखिए, मेरा जो स्कूलिंग हुई है, जो परिवेश है, उसमें कभी भी जात धर्म की भेदभाव नहीं सिखाया गया। मैं जिस परिवेश में रहा हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, वहाँ पे कभी भी ये नहीं बताया गया कि किसी से आप अलग अलग विभाजनिक तरीके से देखें। तो मेरे वो खून में है। और जिस तरह से 2014 के बाद एक दूसरे के लिए हम लोगों के प्रति जो नफ़रत बोई जा रही है, जो एक तरह से दुश्मनी पैदा की जा रही है, वो देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर आज मैं चुप रह गया तो शायद मेरी जो बेटियां हैं कल जब बड़ी होंगी उस समय इनको ये दिक्कतें होंगी, तो वो दिक्कत उनको ना हो। आप जो पूछते हैं मेरा मकसद क्या है, तो मैं चाहता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ, मैं आज आपको वो ओपनली बताता हूँ। सेल्फिश किस तरह? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो हैं या मेरे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं, और जब वो अभी छोटी हैं फ़िलहाल में, मैं सेल्फिश इसके लिए हूँ क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें अपने भविष्य में ना फेस करनी पड़े, ताकि ये दिक्कतें जो आज बोई जा रही हैं वो भविष्य में इनका जो नज़रिया है लोगों के प्रति या इंसानियत के प्रति वो ख़राब ना हो। मेरा पूरा मेहनत उनके लिए है कि अपनी बच्चियों को एक अच्छा भविष्य दे सकूं, ताकि इस देश में जो नफ़रत या फिर एक दूसरे से भेदभाव की जो राजनीति या जो परिवेश तैयार किया जा रहा है वो ख़त्म हो पाए, उनको एक बेहतर विकल्प मिले, एक बेहतर भविष्य मिले जो सिर्फ इंसानियत के नाम पे टिकी हो। वही मेरी एक मेहनत है जिसकी वजह से मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। विनय, मुंबई से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के देश और दुनिया तक का सफ़र ये किस तरह से तय किया है? ख़ास तौर से गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, ख़ास तौर से ऐसा कि मज़लूमों की आप आवाज़ बने हैं, उनका दर्द दूर करने के लिए आप आगे आए हैं। इसके बाद मैं सवाल आपसे लूँगा, बस ये सफ़र पहले बताएं, कैसे जहन में आया, कामकाज छोड़ करके समाजी भलाई में आप लग गए, कैसे? सर, पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में 273 रैंक था मेरा ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में, और उस समय फ़र्स्ट टाइम इंजीनियरिंग के लिए CET लागू हुई थी, और उसमें मेरिट के आधार पर आने के बाद वहाँ पे मुझे महाराष्ट्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि शायद उस समय भगवान नहीं चाहता था
एक इंजीनियर बन के मैं कहीं लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता इस समय। तो मेरे पिताजी की जो दिक्कतें मैंने देखी, क्योंकि ऑटो ड्राइवर थे, उनको हर जगह से दिक्कत होती थी। परिवार गरीबी में रहा, सारी चीज़ें देखने के बाद अच्छा स्कोप मैंने कमाया, कॉर्पोरेट हाउसेज में मैं बड़े पदों तक गया। बट कहीं ना कहीं लगा कि पापा जैसे और भी ऑटो ड्राइवर लोग हैं जो इस समय सड़कों पे या रस्तों पे परेशान होते हैं, और कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए खड़ी नहीं होती है। तो मेरे मन में ये था कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है अपनी। और वो देखते हुए मैं सामाजिक कार्यों में आया, जहाँ तक लोगों को राशन वगैरह हो गया, ब्लड की हो गया, मेडिकल हेल्प हो गई, वो करता था। फिर देखा धीरे धीरे जब 2014 के बाद से जो माहौल बनना चालू हुआ, उसमें तो एक अलग ही स्वरूप देश का दिखाने लगे, जो कि हमारी हकीकत थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रामकता लाना पड़ा, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं हो पाता था कि इस तरह से जो देश में जहर घोला जा रहा है उसको कम किया जा सके। तो लोगों के साथ में रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ज़मीनी से देखी है। मुझे पता होता था पापा की अगर आज कहीं हड़ताल हो जाए, जैसे मुंबई में होती रहती है हमेशा, तो उस दिन हमारे घर पे खाना नहीं बनता था। ये चीज़ हमको एहसास है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, उनको ये दिक्कतें ना हो, इसकी वजह से दिन रात लड़ाई लड़ते हैं सर सड़कों पे। चलिए विनय, अब मैं आपसे मुद्दे की बात करता हूँ। आपके ऊपर सीधा आरोप भी लगा है, और आप मेरा ख्याल है कि इस सवाल के लिए प्रिपेयर होके आए होंगे। आज जब आप दिल्ली में पहुँचे हैं और आप मुझसे मिलने आए, ख़ास तौर से इस पुरानी दिल्ली में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मुझे लगता है कि आप जिस तरह बताने के लिए उत्सुक हैं, उतना ही मैं और हमारी जनता जो हिंदुस्तान लाइव देख रही है जानना चाहती है कि विनय दुबे के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। किसी ने दोगला, किसी ने ये कहा कि विनय दुबे जो है वो चंदा इकट्ठा करके चंदाखोरी कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे इंसान को छुड़ाने के लिए जिसने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों बच्चों की जानें बचाई, उनका इलाज किया, यानी डॉक्टर कफील का। और डॉक्टर कफील को आप उनकी पैरवी करने इलाहाबाद हाई कोर्ट दूसरी मर्तबा पहुंचे हैं। तो अब तक विनय, इन आरोपों का क्या जवाब दोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जिस लॉबी ने आरोप लगाए थे, मुझे नहीं पता है उनसे मेरी क्या दुश्मनी है, और उनकी जो भाषा या जो उनके जो तरीके हैं, उन्होंने एक समय ऐसा था कि डॉक्टर कफील पे भी उंगली उठा दी थी। जब उन्होंने अपने आर्थिक हालातों पे जब उन्होंने क्राउड फंडिंग की थी, तो उनके ऊपर भी सवाल उठा दिए थे। सबसे बड़ी बात, ये जो तबका है ये केवल सवाल उठा सकता है। मेरे सबसे कौन सा तबका है ऐसा ये जो सवाल उठा रहा है? सर देखिए, उनका काम है दिन रात मेहनत करना और लोगों को क्रिटिसाइज करना। उनकी खुद की औकात नहीं होती है अगर कुछ कर पाएँ रस्तों पे उतर के या सड़कों पे, तो उनका एक ही काम होता है कि जो कर रहा है उसकी टांगे खींचो। सबसे मेरे बड़े भाई हैं शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जब उन्होंने एक अच्छी चीज़ चालू की, उस पर भी उनकी टांग खिंचाई की गई। उसके बाद में डॉक्टर कफील खान ने सब कबूल किया है ऑन वीडियो कि आर्थिक परिस्थिति नहीं सही होने के कारण उन्होंने लोगों से मदद मांगी। उस समय भी यही तबका था जो कफील खान को गलत समझा रहा था या उनको बता रहा था। आज अगर मैं उनके लिए कर रहा हूँ, 2 साल पहले डॉक्टर कफील खान की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि जो भी आर्थिक क्राउड फंडिंग है किस तरह से की जा रही, क्यों की जा रही है। और आज समझिए 2 साल बाद भी अगर उनको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, तो मुझे लगता है कि सड़क किनारे अगर कोई दुकान पे अगर या पटरी पे भी बैठा होगा, उसको भी आप बोलेंगे तो भी चीज़ समझ सकता है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी हो सकती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि डॉक्टर कफील खान किसी के घर का मामला नहीं है, अगर उनका पारिवारिक मामला होता तो क्यों दुनिया से अपील करते कि मदद करो। आप लोग सब लोग मिलकर ट्वीट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि डॉक्टर कफील खान किसी एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो देश का मामला है, और जो देश का विषय है वो हमारा विषय है। अगर उनको छुड़ाने के लिए अगर हमने कोशिश की है, और बाकायदा मैं तो बैंक स्टेटमेंट लिखा चुका हूँ एक पत्रकार महोदय से, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट मैंने रखा हुआ है कि कितने पैसे आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी भी रख सकता हूँ। बिल्कुल, मैं ज़रूर चाहूँगा, और हिंदुस्तान लाइव की वो जनता जो इस वक्त दिल्ली में, देश में और दुनिया भर में आपको देख रही है, मैं चाहूँगा एक बार आप वो स्टेटमेंट, जो अकाउंट नंबर आपने दिया था, जो मोबाइल नंबर से आपने लिंक किया था, आपको लगातार लोग पैसा भेजते रहे और अभी भी भेज रहे हैं डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए। मैं पूछना चाहूँगा अभी विनय आपसे कि ऐसे में कितना पैसा आ गया, क्योंकि आपने करोड़ रुपए तक की बात करी थी, आया कितना पैसा जिसके लिए ढोल तो बज गया इतना ज़्यादा कि करोड़ों रुपया पहुँच गया? क्या वाकई करोड़ों रुपया आपके पास आया? क्योंकि जिन लोगों को आप अंधभक्त कहते हैं वो आपको कहते हैं कि चंदाखोर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन में लोगों को खाने के पैसे नहीं हैं। आज राशन के लिए या फिर ज़रूरी एक इंसान की जो परिवार की ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं कि भैया मुझे उधार दे दो, राशन करना है, अगले महीने मैं आपको दे दूंगा। ये परिस्थिति ज़मीनी स्तर पे आम जनता, कॉमन मैन की है, जहाँ से आप आते हैं, मैं आता हूँ।
तो अगर इस स्थिति में अगर मैं क्राउड फंडिंग मांग रहा हूँ और लोग आरोप लगा रहे हैं कि 30 लाख रुपए आया, 1 करोड़ आया, 5 करोड़ आया, तो मैं आज उनके मुंह पे मैं अपशब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, आपको इजाजत है। आज आपके जो भी आप अपशब्द इस्तेमाल करते हो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे लोगों के लिए खास तौर से कि जो बगैर जांचे बगैर परखे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे आज मैं खुल के लंबा चौड़ा बिलबिलाता हुआ मूत्रदान करने जा रहा हूँ। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, मैंने पहले भी दिखाई है। विनय दुबे के पास कितने करोड़ों रुपए आए, मैं बता रहा हूँ। उनको लात मारी थी पिछली बार भी कि 25,000 करोड़ रुपया जमा हुआ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले मेरा। आज आपको वास्तविकता दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी होती है। 25,000 करोड़ किसका मतलब? यानी लोगों को आपने, अब मोदी जी जुमला दे सकते हैं तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ जी, 20 लाख करोड़ का, हाँ, तो मैंने 25,000 करोड़ बोल दी तो कौन सी गलत कर दी। आज मैं वास्तविकता दिखाना चाहता हूँ हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से कि एक्चुअल में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होती है, अगर किसी ने मुझ पर विश्वास करके कुछ भेजा है तो मेरी जिम्मेदारी होती है वो ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शिता मुझे दिखानी है उनको। ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो मैं आप लोगों को दिखा दूं इस वक्त की एक बड़ी खबर। ये विनय दुबे जो मुंबई से दिल्ली आए हुए हैं हिंदुस्तान लाइव पर, अपने HDFC बैंक लिमिटेड की वो पासबुक आपको दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया है इस बात का कि विनय दुबे ने चंदा इकट्ठा किया है डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर के। आखिर में ये चीज जरूर आप लोगों को समझनी होगी कि ये वो विनय दुबे है कि जो डॉक्टर कफील खान के न रिश्तेदार हैं, न उनकी धर्म के हैं, न उनकी जात के हैं, न उनकी बरादरी के हैं, लेकिन एक गैर इंसानी अमल जो उनके साथ किया गया इतने हजारों बच्चों की जान बचाने वालों के लिए, और एक वो डॉक्टर के जिसने अपनी परवाह नहीं करी नौकरी की, अपनी मासूम बच्ची की, अपनी माँ की, अपनी बीवी की परवाह किए बगैर उस डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का जिस तरह से मुद्दा उठाया, वो सब आपको मालूम है बखूबी किस तरह से फंसाए गए। उनकी रिहाई के लिए विनय दुबे ने आवाज उठाई, उनके रिहाई के लिए चंदे की बात करी आप लोगों से, और आप जनता ने भरपूर सहयोग भी दिया। लेकिन जिन लोगों के गले नहीं उतरती, जिनको ये अंधभक्त कहते हैं, हालांकि मेरे मुंह से भी ये बात आज निकल गई, मैं नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता। सही कहेंगे सर, बहुत सही जा रहे हैं आप, कहना चाहिए आज के समय में। अच्छा, एक्चुअली वो हैं, यानी वो अंधभक्त जो है वो वाले अंडे हैं, अंधभक्त हैं। चलिए, तो बहरहाल एक ये नंबर जो विनय दुबे ने दिया था जिस पर लोगों ने पैसा भेजा डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए, मैं डिटेल दे देता हूँ। उसकी डिटेल विनय आपको खुद ही बताएंगे, बताइए। ये जो नंबर मैंने पेटीएम गूगल पे नंबर दिया था वो इस HDFC के अकाउंट से अटैच है। वो सेम नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। नंबर है 9594394948। लोग अभी भी उस पे पैसे, एक बार नंबर बताएं। 9594394948। आप इस पे जूम करके देख सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे मेंशन है जो इसके अकाउंट से लिंक्ड है, और इसी पे पेटीएम गूगल पे सारी चीज़ें UPI वगैरह सब इस पे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पे, ये दूसरी पासबुक है। पहली पासबुक का जो बैलेंस है वो 1,25,000 रुपये था। ये 18 तारीख की स्टेटमेंट वो पासबुक फुल हो गई थी, पूरी फुल हो गई, क्योंकि अच्छा, आप ये जो स्टेटमेंट है केवल 2 दिन का है सर। आप इस पे देखिएगा कितने पैसे आए हैं। अच्छा, कौन सी तारीख से विनय पैसे आने शुरू हुए थे डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए? 12-13 तारीख को हमने पहला, ये 12-13 कौन सी? ये जुलाई की, जुलाई, ठीक। 9 तारीख को मेरी बात हुई थी आदिल जी से, जिसके बाद उन्होंने मुझे कहा था, आदिल खान डॉक्टर कफील खान के भाई हैं, ठीक। उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ चीज़ें हमें मैनेज मतलब उसको व्यवस्थित करनी है। वो शायद मिस कर रहे थे, उसको करने की ज़रूरत थी। उसके लिए मुझे जो लगा कि हाँ इसमें खर्चे होने वाले हैं, मैं उनसे नहीं मांग सकता था, उसके लिए मैंने ये ऑप्शन लिया। उसके बाद लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, और ये आज उसका प्रूफ है सामने। ये सारा इसमें बैलेंस है, इसमें आप अमाउंट देख सकते हैं सर। हाँ, 10 रुपये अमाउंट बताइए दर्शकों को। इसमें देखिए 300 रुपया, 1,000 रुपया, 10 रुपया, 5,000 रुपया, 10 रुपया, 50, 20, इस तरह की अमाउंट आए हैं। लॉकडाउन में लोगों की हालत नहीं है पैसे देने की, फिर भी दिया, फिर भी 10 रुपये का उन्होंने, मैं एक रुपए की वैल्यू करता हूँ कि समझिए डॉक्टर कफील खान के लिए कितना प्यार है लोगों के अंदर। हाँ। तो जानते हैं कि परिवार में हमें दिक्कत है, फिर भी उन्होंने इस तरह के अमाउंट यहाँ पे उनको भेजे हैं। आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि विड्रॉल वाली जो लिमिट, जो खाना है वो पूरी तरह से खाली है, यानी कि 1 रुपया भी इसमें से नहीं निकाला गया है। क्योंकि मैं जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं या जितने भी खर्चे हुए हैं, मैं कैपेबल हूँ करने में, जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं कर रहा हूँ। जिस दिन इसकी जरूरत पड़ेगी मैं विड्रॉल करूंगा और आप लोगों को इसकी जानकारी भी अपडेट करूंगा। तो आप ये विड्रॉल वाला सेक्शन देखिए, ये पूरी तरह से खाली है। ये आप आगे भी जाएंगे तो अमाउंट आप देख सकते हैं इसमें 100 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, इस तरह से लोगों ने इसमें भेजे। विड्रॉल आप देखिए पूरी खाली है विड्रॉल की जी। इसके साथ में तीसरा जो है ये भी पेज आप देखिए, इस तरह से पूरी जो लास्ट तक गई हैं
ये पूरी जो लास्ट तक गई हैं, ये अगर सारी- आपका लाइव हो रहा है तो अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। इसमें देखिए 1,56,000 की जो लास्ट क्लोजिंग है 1,59,367। ये देखिए, आप लोग गौर से देख सकते हैं, जो लोग देश विदेश से भेज भी रहे होंगे पैसा या चंदा डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए, जिसके लिए आवाज उठाई है विनय दुबे ने, मुंबई वालों ने, इसमें क्लोजिंग है 1,59,000। अच्छा, विड्रॉल पूरा देख रहा हूँ मैं भी, पूरा खाली है, 1 रुपया भी आपने नहीं निकाला। देखिए लास्ट क्लोजिंग है। बिल्कुल, मैं और ये दिखाना withdrawal। चाहूंगा, थोड़ा सा लाइट और कैमरा इधर करवा दें। ये देखिए पूरा जूम, इसमें हमारी विड्रॉल पूरा खाली है। पूरा विड्रॉल है। कब की डेट तक का है ये? 19 तारीख तक का सर, ये 19 जुलाई तक का। 19 जुलाई तक। ये देखिए उसके बाद नहीं कुछ पैसा आया? उसके बाद स्टेटमेंट लेना है, वो भी अपडेट करेंगे सर, ओके क्योंकि उसके बाद हमने बंद कर दिया था, उसके बाद क्राउड फंडिंग नहीं की है। ओके। जो पीक था ये था जिस समय सबसे ज्यादा अपील की गई और लोगों ने जो भेजे हैं। आप देखिए, एक भी एंट्री कहीं विड्रॉल की नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन आप देख ही पा रहे होंगे। और लोगों ने, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 30, किसी ने 100, किसी ने 1000, 1-1 रुपए तक आए हैं, एक सिंगल रुपए तक आए हैं। सिंगल रुपए तक आए हैं। लोगों को पता चला कि भाई हम नहीं भेज सकते, तो कम से कम उन्होंने एक विनय- मनोबल बढ़ाने के लिए 1 रुपया भेजा। विनय, कितना इसमें अमाउंट है जो अब क्लोजिंग में है, आप जो दिखाना इस चाह समय रहे हैं? 1,59,000 है सर। और आज अगर बात करें तो कितना आ गया होगा डॉक्टर कपिल की इस समय रिहाई? 2 लाख के आसपास हैं। 2 लाख टोटल। आपको अपडेटेड है वो? यस 2 लाख के आसपास हैं। उसकी भी स्टेटमेंट मैं अपने पोस्ट पे इसको बाकायदा स्कैन करके डाल दूंगा। जिसको भी क्रॉस चेक करना है वो अपने HDFC ब्रांच चले जाए, अकाउंट नंबर मेंशन कर दूंगा, वो आप खुद से वेरीफाई कर लें। जिन्होंने भी भेजा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में अपने पेज पे मैं सारी स्कैन कॉपीज डाल दूंगा अकाउंट नंबर के साथ। आप HDFC के अगर आपके कोई संबंधी या कोई वर्किंग होगा, दोस्त वगैरह, उससे आप पूछ लीजिएगा कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो सही है या गलत है। इस तरह के आरोपों से विनय कितना फर्क पड़ता है, अगर आप मुझे बता सको तो? क्या आपकी किसी कार्यशैली पर कोई फर्क पड़ सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको इस तरह के इल्जामों से, उन अंधभक्तों से जिनको आप बार बार पुकारते हैं, आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता सर, कि क्यों अपना पिछवाड़ा रगड़ लें। विनय दुबे को आज तक बड़े बड़े आके निचोड़ के चले गए, ये तो चूजे हैं, मतलब जो आज जंप मार रहे हैं। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल से मजबूत हैं क्या ये, जो चंदाखोर का आरोप लगा? आज वो ठंडे पड़ गए। मेरे कमेंट पे आके देखिए, उनकी हिम्मत नहीं होती है, उनका पिछवाड़ा पड़ता है कि कमेंट में आके कमेंट कर जाए। तो ये नए नए चूजे आए हैं आज मार्केट में, इनको लगता है विनय दुबे का नाम लेके TRP हासिल करेंगे। विनय दुबे तगड़े से बजाता है, ID भी जाएगी और धंधा भी बंद होगा, जो ये चंदाखोरी का चिल्लाते हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं, खासतौर से ID जाने वाली, ये उस भोंपू मीडिया, ये खिताब मैंने दिया है। रवीश कुमार ने हमेशा गोदी मीडिया कहा है और फरहान याही आज तक भोंपू मीडिया कहता है, और ये पॉपुलर भी बहुत हो गया। लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये भोंपू वर्ड जो है, इसको आप कॉपीराइट करा लो। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगा कि काले काले कोट पहनकर AC रूम में जो बैठते हैं स्टूडियोज में, वो भी आपको कह रहे हैं इस बात को, तो और वो बड़े पढ़े लिखे पत्रकार हैं। सर देखिए, कहने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ कह जाता हूँ, बट प्रूफ करें ना। आज तक जितने भी आरोप लगे, एक भी साबित हो पाया है? आज समझिए, सबसे बड़ी बात पूरे देश की जो कंट्रोवर्सी थी, बांद्रा का मजदूर आंदोलन, वही सवाल था अगला, कर पाए क्या वो? वही अगला सवाल था मेरा भी। मैं जो भी करता हूँ जनहित के चीज़ के करता हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें है नहीं। 25 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज रहने के बाद भी मैं नौकरी छोड़ के आज यहाँ घूम रहा हूँ सड़कों पे। मैं पागल तो नहीं हूँ ना? मुझे सिर्फ ये चीज़ है, मेरी बच्चियों का भविष्य ना खराब हो। बाकी ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे चिंदी आए और चले गए। विनय दुबे आज भी बैठा है, इनको जो मेरा उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कह रहा हूँ। मुझे अभी इत्तला ये भी मिल रही है, और जैसे आपसे भी मालूम हुआ था कि कई लोगों ने, खासतौर से कपिल के भाई ने, कफील खान के भाई ने कहा था, आदिल ने, कि आप उनका साथ ना दें, ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी अहलिया, उनकी बीवी, वो चाहती हैं कि आप ईमानदारी से इसी तरह लगे रहें डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए। ये क्या मैटर है? सबसे पहली बात, उनके परिवार से मेरी 18 तारीख के बाद से कोई बात नहीं हुई है। वो सब ने लगभग मुझे शबिस्ता कफील खान, सब ने मुझे लगभग ब्लॉक किया हुआ है। लास्ट मेरी बात हुई थी 18 तारीख को, जब मैं प्रयागराज एयरपोर्ट पे था। 15 तारीख की सुनवाई जब 22 तारीख को टली थी और मैं प्रयागराज से 18 तारीख को फ्लाइट ले रहा था, उस समय उनके पत्नी से मेरी बात हुई थी, वो आखिरी थी। तो उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो मुझे अगर उनको मना करना है तो मुझे खोल के बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतने आरोपों के बाद भी साथ जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक विनय दुबे डॉक्टर कफील खान के साथ खड़ा है। चलिए, चाहे उनके परिवार को बुरा लगे, उनके भाइयों को बुरा लगे, उनकी पत्नी को बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा विनय दुबे, ये भी एक सवाल बहुत ज़रूरी बनता है कि आपको जेल में डाला गया, ये किस तरह की मनुवादी सोच आपको लगता है थी, या इस तरह का कि आपके साथ में जालिमाना हरकत की गई कि आप चाहते थे कि वो जो प्रवासी मजदूर सफ़र कर रहे थे मुंबई से, न जाने कौन कौन से स्टेट्स में उनको जाना था, जी और वो सब आपने इंतज़ाम कराकर कई लाख लोगों को, जी मुझे आपने बताया भी था बम्बई से कि आपने भिजवाया, बावजूद इसके उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और आपको जेल जाना पड़ा।